वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। पिछले वीडियो में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात किया था। बहुत ब्रीफ डिस्कशन एक छोटा सा किया था। होप आपको समझ में आया हो। अब आज हम उसी का एक एग्जांपल, कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैन एंड प्लैंक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैन एंड प्लैंक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर वही बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना पूरा अंत तक देख के, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और विज्ञान कौशल चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए, ये तो हो गई मेरे काम की बात। अब आपके काम की बात करते हैं। मैन एंड प्लैंक सिस्टम में सबसे पहले ज़रा सोचिए कि इसमें मैंने एक प्लैंक लिया हुआ है, मान लीजिए एल लेंथ का, आप देख सकते हैं। और मैन और प्लैंक के बीच में सरफेस जो है स्मूथ नहीं है, क्योंकि मैन को प्लैंक के ऊपर चलना है। तो डेफिनेटली जैसे आप रोड पे चलते हैं सरफेस पे, तो आप क्या करते हैं, रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। एक्शन मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो आपको रोड का एक रिएक्शन मिलता है आगे की तरफ डेफिनेटली। तो आप प्लैंक को मतलब रोड को पीछे की तरफ से पुश करते हैं। अब मान लीजिए रोड के ऊपर या सरफेस के ऊपर एक प्लैंक रखा है। अब आपके बीच में और प्लैंक के बीच में, आप और प्लैंक के बीच में सरफेस रफ होना चाहिए। स्मूथ होगा तो आप जब धक्का मारेंगे तो आप स्लिप हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो आपके और मैन और प्लैंक के बीच में सरफेस रफ है। बट मान लीजिए प्लैंक जिस सरफेस पे रखा है ग्राउंड पे जहाँ पे भी, तो वो स्मूथ है। तो जब आप पीछे धक्का मारेंगे चलने के लिए, तो प्लैंक नीचे तो स्मूथ है, तो नीचे फोर्स की वजह से प्लैंक पीछे चला जाएगा, राइट। तो प्लैंक को पीछे खिसकना चाहिए। आप ज़रा सोचिए कि अगर ये 5 मीटर का आपका प्लैंक होता, तो आपको यहाँ से, अगर ये प्लैंक ना चलता तो आपको चलने के लिए 5 मीटर चलना पड़ता, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, राइट। लेकिन जब आप आगे चल रहे हैं तो आप पीछे धक्का मार रहे हैं प्लैंक को डेफिनेटली, तो अब प्लैंक आपको आगे धक्का दे रही है, तो आप आगे चल पा रहे हैं। वो तो आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब प्लैंक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल जल्दी नहीं, बट स्मूथ मान लेते हैं आइडियल केस में। तो ये प्लैंक पीछे जा रहा है, मतलब जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो प्लैंक थोड़ा पीछे हो जाएगा। मतलब आपको बी तक जाना नहीं है, इस पॉइंट तक प्लैंक खुद ही पीछे चला आया। तो आप यहाँ चलना शुरू किए थे, यहीं तक चल पाए। तो 5 मीटर से थोड़ा कम चलेंगे, 5 माइनस समथिंग। कितना कम चलेंगे, मान लीजिए प्लैंक जो है पीछे एक्स चला गया होगा, तो आपको 5 माइनस एक्स चलना पड़ेगा। मतलब 10 मीटर का, मतलब यहाँ पे जाना था आपको, ये पॉइंट फिक्स कर लीजिए। यहाँ से ये डिस्टेंस थी आपकी 10 मीटर। आप चलना शुरू किए तो ये पीछे खिसकने लगा, तो ये तो आगे आने लगा। मान लीजिए आगे कितना आ गया, 2 मीटर। तो पीछे भी ये, मतलब यहाँ भी 2 मीटर, क्योंकि प्लैंक की लेंथ तो फिक्स रहनी चाहिए। तो आपको सिर्फ 8 मीटर ही चलना है ना। ये आप समझिए। तो इस तरीके से आप 8 मीटर चलना है। कैसे आप इसमें सेंटर ऑफ मास का यूज़ करते हैं, ज़रा सोचिए। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखें, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मैन के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है बाय प्लैंक, प्लैंक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है बाय मैन, और बाकी उनका वेट तो लग रहा है नो डाउट, बट वो वर्टिकली लग रहा है। तो वर्टिकल के बारे में बात नहीं करते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट जब मैन और प्लैंक को इंडिविजुअल ना ट्रीट करके आप एक सिस्टम ट्रीट करेंगे, तो मैन और प्लैंक के बीच में क्या हो रहा है, प्लैंक मैन को, मैन प्लैंक को धक्का दे रहा हो, तो इंटरनली इक्वल एंड अपोजिट दे रहे हैं, तो बैलेंस हो गया। मतलब ये इंटरनल फोर्स हो गया मैन और प्लैंक सिस्टम के लिए, राइट। जैसे मैं एक हाथ से दूसरे हाथ को धक्का दूं, तो एक हाथ दूसरे हाथ पे फोर्स लगाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे फोर्स लगाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे फोर्स लगाएगा, करेक्ट है। और हम ऐसा फोर्स लगाएं कि दोनों हाथ कहीं आगे पीछे ना चलें, बस ऐसे रुके रहें, बस फोर्स लगाते रहें। इक्वल एंड अपोजिट होगा फिर डेफिनेटली, लेफ्ट वाला जितना राइट पे, राइट वाला उतना ही लेफ्ट पे। बट हम अगर दोनों हाथ को एक सिस्टम मान लें, तो फिर दोनों हाथ एक दूसरे के अंदर कितना फोर्स लगा रहे हो, तो इंटरनल हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। इंडिविजुअल की बात करेंगे मैन या प्लैंक की, तब तो एक्शन रिएक्शन होगा, नेट फोर्स इंडिविजुअल होगा। बट मैन प्लैंक की बात एक साथ कर रहे हैं, तो वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन प्लैंक का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और शुरुआत में मैन और प्लैंक अगर रुके थे, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल को मैंने एक्स ले लिया, एक्स डायरेक्शन में अगर 0 है, तो हम जानते हैं कि मोमेंटम फिर एक्स डायरेक्शन का में कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मास तो फिक्स ही है, तो मोमेंटम कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। इसका मतलब पहले तो रुकी थी। दैट मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन प्लैंक सिस्टम, हम ग्राउंड फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राउंड के रेफरेंस में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला नहीं है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये मैंने लिया है, ये वाला देखिए आप, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है। क्योंकि अगर सिर्फ प्लैंक होता तो उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, उसके मिड पॉइंट पे। बट मैन इधर लेफ्ट साइड में खड़ा है, मतलब लेफ्ट साइड में बीचों बीच होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, बट लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मास बढ़ गया, प्लैंक प्लस मैन बढ़ गया, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मैसिव पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो गया, करेक्ट है। बट
तो ये है सेंटर ऑफ मास हमारे सिस्टम का। बट जब मैन आगे चलना शुरू होगा तो डेफिनेटली मैन आगे चलना शुरू होगा, प्लैंक पीछे जाने लगेगा, है ना। मैन तो थोड़ा सा सेंटर ऑफ, अब हम देख रहे हैं मैन की पोजीशन ही हो गई, तो सेंटर ऑफ मास जरा ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक रेफरेंस ग्राउंड रेफरेंस में वही है। मैन के लिए चेंज हो रहा है, प्लैंक के पॉइंट ऑफ ग्राउंड रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है ये पिंक कलर से, ठीक है। तो अब चलिए इसको कैसे ट्रीट करते हैं याद रखेंगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहा होगा, मान लीजिए मैं XCM लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, जितने भी मासेज ऐसे क्वेश्चन में आएंगे उन सबको लिखिए M1 x1 M2 x2, एक एग्जांपल से और क्लियर करेंगे हम, डोंट वरी, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास मीन्स ऑफ सिस्टम M1 + M2 एंड सो ऑन। नया वाला सेंटर ऑफ मास M1, नया वाला उनका पोजीशन जो भी हुआ मैन का या प्लैंक का, नई पोजीशंस, क्योंकि पोजीशन मैन चेंज कर रहा है, प्लैंक चेंज कर रहा है, सेंटर ऑफ मास नहीं। इस तरीके से चलते गए डिवाइड बाय टोटल मास। बट हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स तो ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी मोमेंटम कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, शुरू में रुका था, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब ये और दोनों सेम है, ये और ये। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या पाएंगे, XCM माइनस XCM डैश एक्स डैश CM तो हो जाएगा वो तो जीरो। इनको हम करें तो देखिए सब में अगर डिवाइड बाय M1 + M2 + M3 ये तो है, मतलब टोटल मास ले लेते हैं, सबको माइनस कर दिए, देखिए यहाँ पे M1 कॉमन हो जाएगा, x1 माइनस x1 डैश डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2, इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो m × 0 0 हो जाएगा। मतलब हम साफ साफ ये देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से आपको ये देखने को मिला कि आप लिख सकते हैं कि M1 एक मास कितना पोजीशन चेंज किया, प्लस साइन कन्वेंशन लेने के साथ साथ में लेना है M2 दूसरा मास कितना पोजीशन चेंज किया, प्लस M3 तीसरा मास कितना पोजीशन चेंज किया, ये सब इक्वल टू कितने हो गए, जीरो। बस यही है आपका क्वेश्चन। अगर आप लेफ्ट साइड में, चलिए राइट साइड में जाने को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाने को आप पोजीशन को निगेटिव लेंगे। आइए साइन कन्वेंशन के साथ इसको देखते हैं। एक बार वीडियो को फिर से बैक करके फिर से इसको समझ लीजिए और क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक प्लैंक था जिसकी लेंथ चलिए 10 मीटर थी, सॉरी प्लैंक बना लेते हैं तो बड़ा ही तगड़ा प्लैंक बन गया है, अच्छा प्लैंक बन गया है। आइए इस प्लैंक पे ये जो है लाल लल्लू लाल खड़े हो चुके हैं और ये है 40 kg के। अब प्लैंक जो है आपका 60 kg का है। प्लैंक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट मैन और प्लैंक के बीच में तो फ्रिक्शन रहेगा, तभी तो चल पाएगा। अब मैन को A इंड से B इंड पर जाना है, मतलब मैन राइट साइड में जा रहा है। अब यहाँ पे चूँकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये प्लैंक पीछे शिफ्ट होगा। मैन को मान लीजिए प्लैंक की लेंथ है 10 मीटर, क्या मैन सच में 10 मीटर चलेगा? डेफिनेटली नहीं, प्लैंक पीछे आ रहा है ना। तो अगर ये प्लैंक रुका होता तो मैन को यहाँ तक आने के लिए 10 मीटर चलना पड़ता था, लेकिन प्लैंक तो खुद ही खिसक गया, तो मैन को यहीं पे उसका दूसरा एंड मिल जाएगा, तो मैन को बस इतना चलना पड़ेगा, मतलब 10 माइनस समथिंग। और समथिंग क्या है, जो प्लैंक चल रहा है। प्लैंक लेफ्ट में जा रहा है, मैन राइट में जा रहा है। इफ मैन वन पर्सन मूव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैंक देन व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक, ये पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक। मान लीजिए प्लैंक पीछे खिसक गया है कितना, x, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक इज x। तो ये आप देख सकते हैं ये प्लैंक इतना x चला गया, तो ये थोड़ा फिगर अच्छे से बना रहा, तो ये यहाँ भी कितना चला गया x, क्योंकि प्लैंक की लेंथ अभी भी कितनी रहनी है, 10 मीटर ही रहनी है ना, प्लैंक लंबा बड़ा चौड़ा थोड़ी हो जाएगा। मैन यहाँ पे पहुँच चुका है दूसरे किनारे पे, राइट। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, मैन का मास लीजिए m और दो ही तो मास सिस्टम है, डेल्टा x मैन की पोजीशन, आगे जाना था 10 लेकिन वो पीछे चला गया, पीछे को मैंने माइनस लिया 10 माइनस x, डेल्टा x हो गया, प्लस 60 kg का प्लैंक है। प्लैंक कितना गया, प्लैंक तो x गया लेकिन पीछे गया तो माइनस x, मैंने लेफ्ट साइड में निगेटिव लिया, जीरो। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 400 माइनस 40x माइनस 60x, इतना आसान है ये। सोचिए मास इंटू चेंज इन पोजीशन ही तो करना है सर। ये हो गया 100x, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 100x इक्वल टू 400। एक वन वेरिएबल एक इक्वेशन है, अब आ रहा ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 मीटर, तो 4 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ कौन, हमारा प्लैंक।
प्लैंक 4 मीटर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ कब? जब मैन दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा। तो मैन को सिर्फ 6 मीटर ही चलना पड़ा होगा। करेक्ट। आइए एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे। चीटिंग नहीं करनी है बच्चों। क्लास में चीटिंग करके एक दूसरे को देख लेते हो, यहाँ पे नहीं। यहाँ तो सर हम वीडियो ही देख लेंगे, क्लास में देखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, पहले प्रूफ कीजिए। ये मान लीजिए बच्चा लाल पड़ गया, धूप में था और काफ़ी लाल हो गया। अब धीरे धीरे लाल से ये, अब बात इसको रेसिस्ट जोक हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, समझिए। ये 40 kg और ये 60 kg, दो बच्चे खड़े हैं इस बार प्लैंक के दोनों किनारे पे। अब ये 10 मीटर का चलिए वही प्लैंक है। प्लैंक और सरफेस के बीच अभी भी स्मूथ है और मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है दोनों। तो अब जरा सोचिए, अगर ये 60 kg ना होता और ये मैन, दोनों मैन ना होते, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, चलता ही क्यों। लेकिन अब 40 kg 60 kg होने की वजह से, अगर 40 kg होता तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच मतलब 5 मीटर पे ना होकर थोड़ा पीछे शिफ्ट होता, और अगर 40 kg ना होता, सिर्फ 60 होता तो इधर शिफ्ट होता। बट अगर दोनों है तो किधर शिफ्ट होगा? मैसिव पोर्शन किधर है? देखिए 40 और ये 40 होता तो ये 20 kg एक्स्ट्रा है ये वाला, तो इसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास इधर से देखें तो 5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इधर से देखें तो 5 मीटर से थोड़ा कम डिस्टेंस पे है, बीचों बीच नहीं है। ये तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास मैसिव पोर्शन की तरफ जाता है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बात करें 40 kg वाला अगर आगे चलना चाह रहा है मान लीजिए और 60 kg वाला पीछे, दैट मीन्स दे वांट टू इंटरचेंज देयर पोजीशन, दे वांट टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, और वो ऐसा कर लेते हैं। मतलब ए वाला बी वाले की जगह पे आ गया है और बी वाला ए वाले की जगह पे आ गया है। और जब ऐसा हुआ तो प्लैंक किधर और कितना शिफ्ट हो गया? जरा सोचिए, अगर 60 kg ना होता, 40 kg चलता, तो राइट साइड में चलने के लिए प्लैंक को पीछे धक्का देता, मतलब प्लैंक पीछे जाता। और अगर 40 kg ना होता, 60 kg होता, तो 60 kg लेफ्ट साइड में चलने के लिए प्लैंक को पीछे धक्का देता, तो प्लैंक राइट साइड में जाता। करेक्ट। बट अब दोनों चल रहे हैं, तो किसका मास ज़्यादा है? मैसिव पोर्शन है 60 kg वाला, तो 60 वाला डोमिनेट कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि आपका जो प्लैंक है वो जो है शिफ्ट हो गया है राइट साइड में, क्योंकि 60 वाला उसको राइट में धक्का देगा ना, ताकि वो लेफ्ट में जा पाए। तो मान लीजिए अब यहाँ पे 60 kg वाला आ गया चल के, और यहाँ पे 40 kg वाला एक्सचेंज कर लिया अपनी पोजीशंस को। ठीक है, ये और 10 मीटर की अभी भी प्लैंक है। अब तो मान लीजिए आपका प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ? मान लीजिए एक्स शिफ्ट हुआ राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए, लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव लीजिए। चलिए फिर से 40 kg मास, 40 kg मास के लिए क्या करोगे बच्चों? 40 kg इंटू 40 kg वाला किधर जा रहा है? राइट में। राइट में उसको 10 मीटर जाना था, लेकिन ये इंड यहाँ पे मिला नहीं, ये तो यहाँ पे मिला, मतलब एक्स और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। 10 तो चलना था, लेकिन प्लैंक और आगे भाग गया, तो एक्स और आगे भागेगा। आप एक दीवार की तरफ भाग रहे हैं, दीवार रुका है, तो आप और दीवार के बीच में अगर 10 मीटर है तो आपको 10 मीटर दौड़ना पड़ेगा। आप दीवार की तरफ दौड़ रहे हैं, दीवार भी थोड़ा आगे खिसक रहा है, तो 10 मीटर प्लस एक्स्ट्रा जितना दीवार खिसक गया, प्लस 60 kg मैन। ये 60 kg वाला मैन लेफ्ट में जा रहा था, लेफ्ट को आपने निगेटिव लिया, मतलब निगेटिव 10 चलना था उसको, लेकिन थोड़ा कम चलना पड़ेगा। निगेटिव में अगर पॉजिटिव कर दोगे, मतलब जितना उधार है उसको चुका रहे हो, तो कम होते जा रहा है ना, तो उधार आपका। तो एक्स प्लस एक्स, एक्स तो राइट डायरेक्शन में था, प्लस मान लीजिए प्लैंक अभी वही 100 kg का प्लैंक ले लेते हैं। चलिए 100 kg का प्लैंक, 100 kg, और कितना चला प्लैंक राइट साइड में? एक्स इज इक्वल टू मास। इसको एक बार फिर से रिपीट देख लीजिएगा करके, इसको अब सॉल्व करना है आपको। कितना हो जाएगा? 400 प्लस 40x माइनस 600 प्लस 60x प्लस 100 टाइम्स x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 400 माइनस 600 माइनस 200, 40x 60x और 100x मिला के 200x इज इक्वल टू 200। सॉल्व कर लीजिएगा, 200x इज इक्वल टू 200। इसका मतलब आपके x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी डायरेक्टली 1 मीटर। सॉल्व करने पे हमें पता चला x 1 मीटर। तो 1 मीटर राइट में शिफ्ट हुआ आपका प्लैंक, जब उन्होंने अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर ली। करेक्ट। आइए बच्चों एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके देखिए। तीसरे क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने कहा ये कुछ इस तरीके, एक वेज ले लेते हैं। चलिए अच्छा, वेज, और जहाँ पे वेज जिस सरफेस पे खड़ा है वो स्मूथ सरफेस पे, मतलब जैसे आप बचपन में स्लाइडर पे जाते थे ना गार्डन में, तो स्लाइडर फिक्स रहता था, स्लाइडर कहीं नहीं रहता था।
लेकिन यहाँ पे स्लाइडर फिक्स नहीं है स्मूथ सरफेस पे, मतलब स्लाइडर कैन मूव, बिंदास मूव करेगा स्मूथ सरफेस। यहाँ पे भी एक बॉडी रखी वो स्मूथ सरफेस पे, यहाँ पे छोड़ दिया गया इसको। अब ये एम स्मॉल एम मास का है और ये कैपिटल एम मास का है। मान लीजिए ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, ये स्लाइडर जो हॉरिजॉन्टली दिया गया है ये एल लेंथ का है। सीधा बन ही नहीं रहा, देख रहे हैं आप, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया सीधा नहीं बना पा रहा हूँ उसको, वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से। ये एल लेंथ का है, ठीक है। अब जरा सोचिए ये स्लाइडर जब नीचे आएगा, आप जब स्लाइडर पे जैसे बैठते थे याद कीजिए, तो आप क्या करते थे, आप इसको आगे धक्का दे रहे होंगे, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं पीछे की तरफ दबा रहे हैं, ये इसको आगे। तो जब इनको एक सिस्टम मान ले, वेज को कैपिटल मास मारेगा और बॉडी को एक सिस्टम मानेंगे, तो इनका तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए, क्योंकि ये अगर आप ऐसे किसी एंगल धक्का दे रहे हैं तो मतलब पीछे और नीचे ऐसे ना कंपोनेंट तोड़ के दे रहे हैं, तो वो भी आपको किधर दे रहा हो धक्का, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट, मतलब आगे और ऊपर। तो वर्टिकल डायरेक्शन तो ये नीचे खड्डा खोद के तो जाएगा नहीं डेफिनेटली सरफेस, वो तो नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा उसको ग्राउंड से। तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात हम नहीं करते, चलिए हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में जितना इसने वेज को दिया होगा उतना वेज ने इसको दिया होगा। तो एक सिस्टम अगर है तो इंटरनल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर से कितना, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो वो लग नहीं रहा है, इंटरनल तो कैंसिल आउट हो गए, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फिर जीरो है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, फिर से वही जो पुराना कॉन्सेप्ट लगाया था हमने यहाँ पे भी चलिए लगाते हैं। अगर ये पूरा खिसक के ज़मीन पे आ गया, वो बोल रहे हैं पूरा खिसक के आ गया एकदम ग्राउंड सरफेस पे, तो अगर ये ना चल रहा होता तो इसको यहाँ तक नीचे तक आने में कितना आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, स्मॉल एल। बट जरा इमेजिन कीजिए जब वो नीचे गिर रहा है तो ये तो पीछे खिसक गया होगा, अब कुछ इस तरीके से हो गया होगा, करेक्ट, कुछ इस तरीके से हो गया है। अब वो अर्थ यहाँ पे आ गया है स्मॉल एम। ना सोचिए उसको यहाँ तक आना था बट वो यहाँ आ गया, मतलब ये कितना पीछे गिर गया एक्स, तो ये कितना आगे चला गया, मान लीजिए ये कितना खिसक गया, ये भी एक्स ही खिसक गया ना, एल एन तो पूरा रहेगा उसका। अब वो यहाँ से यहाँ तक एल हो चुका है, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखिए क्या, स्मॉल एम वाला कितना आना था, उसको एल जाना था लेकिन पीछे खिसक गया, पीछे को मैं निगेटिव ले रहा एल माइनस एक्स प्लस कैपिटल एम, वेज का मास जो है हमें बताना है कि ये वेज कितना खिसक जाएगा, कितना डिस्प्लेस कर जाएगा अगर स्मॉल एम मास वाला ग्राउंड सरफेस पे आ जाए। तो एम एल माइनस एक्स कैपिटल एम वेज का मास इंटू कितना गया वो एक्स, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन पीछे गया एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, स्मॉल एम एल माइनस स्मॉल एम एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं, मास ऑफ वेज मास ऑफ ब्लॉक मतलब स्मॉल कैपिटल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ आपका वेज, वो भी पीछे कितना हुआ, ब्लॉक का मास इंटू जो लेंथ उसको हॉरिजॉन्टल चलना था नीचे तक आने में, जैसे आपको किसी ने उठा के फेंक दिया ऐसे आगे गया जाके गिरे, नीचे तो इतना है एच लेकिन आगे कितना गिरेगी एल, तो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, सब कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया आपने, स्मॉल एम कैपिटल एम लिख दिया आपने, तो ये इतना खिसक जाएगा, इतना डिस्प्लेस कर जाएगा आपका वेज इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, समझ में आया है तो डेफिनेटली वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और बाकी ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आप में डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।